हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इससे पहले अपन ने सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, उसका रिवीजन कंप्लीट कर लिया था लाइन टू लाइन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उस वीडियोस को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन पर्टिकुलर दिस वीडियो आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सॉरी एक रेस्पिरेशन की बात करूँ, उसमें एक डेफिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, सो जो डेफिनेशन है ब्रीदिंग की वो है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सिंपल O2 और CO2 का एक्सचेंज होना इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको कॉमनली हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है विच इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, ग्लूकोज को तोड़ोगे। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ोगे एंड इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, वो रिलीज होगा कहाँ? ब्लड में। और ये जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा एंड ये ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करेगा एल्वुलाई में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, इसको हम बोलते हैं सिंपली ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, मेनली उसको ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले अपन छोटे एनिमल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके हर एक जो हमारा एनिमल किंगडम है, सब में सारे एनिमल्स को ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे हायर वर्टिब्रेट्स हो, सब में अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। Mechanism of breathing vary among different groups in animal depending mainly on their habits, habitat and level of organization. ठीक है, सिंपल है। अगर अपन लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म हो गए, इन सब में O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। उनकी पूरी जो बॉडी रहती है ना, उन्हीं के हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल है याद करने में। आपके स्पंजेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ठीक है, ये कैसे एक्सचेंज करते हैं O2 CO2? थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन एंड विद द हेल्प ऑफ देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर अपन अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म की जो स्किन होती है ना, जो क्यूटिकल होती है, वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनके पास एक पर्टिकुलर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? ट्रैकियल ट्यूब्स। जिसे क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। तो यही ट्रैकियल ट्यूब्स जो है, ये आपके एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अर्थवर्म में हो गई मॉइस्ट क्यूटिकल और इंसेक्ट में हो गई कौन सा? आपके ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, अब स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसे हम ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये कौन यूज करता है? ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यूज करते हैं। ब्रेकियल रेस्पिरेशन कौन यूज करेगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। और ट्रैकियल ट्यूब्स कौन यूज करेगा? इंसेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, और कौन यूज करेगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अलावा मॉलस्क भी यूज करेंगे। किसको? ब्रेकियल रेस्पिरेशन या फिर गिल्स को। ठीक है, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि हम ह्यूमंस में भी होती है, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में यूज होगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क का क्या यूज करेंगे? ब्रेकियल रेस्पिरेशन यूज करेंगे।
एंड जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। आगे चले, अगर अपन वर्टिब्रेट्स की ही बात करते हैं तो उनमें फिशेस जो है वो गिल्स यूज करेंगी, ठीक है। वहीं पर अगर अपन एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग वगैरह की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, ठीक है, और बर्ड्स की अगर अपन बात करें और मैमल्स की अगर अपन बात करें तो वो लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेंगी, ठीक है। Amphibians like frog can respire through their moist skin, that is the cutaneous respiration also। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिशेस क्या यूज करेंगे? गिल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या यूज करेंगे? लंग्स। जो लंग्स यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एम्फीबियन और एक और चीज जैसे कि फ्रॉग एक और चीज यूज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्ट स्किन, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नाउ अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? आपके लंग्स तो प्रेजेंट होते ही है, ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, ब्रोंकाई प्रेजेंट होगा, एल्विलाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा हम नेजल एरिया को भी हम आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो हमारे दो नाक के छेद होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, वो भी आपके इसमें इंक्लूडेड होगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर लिप के ऊपर। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, सबसे पहले क्या आएगा? नॉस्ट्रल्स, देन योर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, देन योर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होगा? फेरिंग्स में ओपन होगा। अ पोर्शन विच इज कॉमन फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड द एयर, ठीक है। एयर और फूड के लिए ये पैसेज जो है वो कॉमन होता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। और फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लेरिंग्स, ठीक है, और लेरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ठीक। लेरिंग्स क्या है? बेसिकली ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसी वजह से इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि लेरिंग्स से ही आपके वो लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। वोकल कॉर्ड्स आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बट अभी बता देती हूँ कि जो लेरिंग्स होते हैं उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसी वजह से इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। एंड 8th 9th वाली बात ये है कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नाउ during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। सो बेसिकली ये जैसे कि आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ग्लॉटिस है, ठीक है, एंड ये ग्लॉटिस है, और ये जो फ्लैप कवर करेगा, ये जो फ्लैप कवर करेगा इसे हम बोलते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। इसको हम क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। और इसको क्या बोलेंगे? वो इसको बोलेंगे ग्लॉटिस, ठीक है। सो ग्लॉटिस में फूड ना जा पाए इसलिए जो एपिग्लॉटिस है वो आपका ग्लॉटिस को कवर करेगा। एंड एपिग्लॉटिस किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ अ इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। Now, trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। बहुत अच्छे से ये वर्ड जो है याद रख लो कि आपकी जो ट्रैकिया होती है वो इस तरीके से दोनों राइट और लेफ्ट में डिवाइड करेगी। कब? एट दी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, ठीक है। सो ये जो वर्ड है इसको याद करना, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इट विल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra।
कहाँ पे ये जो ट्रैकिया है कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करेगी। कहाँ होती है ये, कहाँ पर डिवाइड करेगी ये, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करेगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में आप हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना। अब अपन अगर आगे चले, so each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and the tertiary bronchi and bronchioles, extending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो ट्रैकिया है, जो प्राइमरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो है वो आपके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये ट्रैकिया ड्रॉ कर रही हूँ तो आपकी जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है कुछ इस तरीके से शेप में होंगी, सी शेप में होंगी। ठीक है, अब क्या आपको पता है ये सी शेप में क्यों होती है? ये सी शेप में इसलिए होती है क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे आपकी ईसोफेगस होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस होती है। विद अनदर कलर, जस्ट पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से। सो जब फूड swallow करेंगे तो वो जो बोलस है वो अच्छे से नीचे जा पाए, स्मूथली जा पाए बिना किसी रेजिस्टेंस के। इसलिए आपके जो पीछे साइड है, डोर्सल साइड है ट्रैकिया की, वहां पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ आगे के साइड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। Now, each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled, a vascularized bag-like structure, जिसे हम क्या बोलते हैं, alveoli. अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखोगे, सो ये हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया, ये एपिग्लॉटिस हो गया, ये ग्लॉटिस को कवर करेगा। ये ट्रैकिया है, ये इनकम्प्लीट रिंग्स दिख रही है आपको, कार्टिलेजिनस रिंग। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आपके प्राइमरी ब्रोंकाई हैं। अब ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये आगे चल के ये और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक आपके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहेगी। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखो, ये हमारा ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया। ठीक है, दीज आर योर प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, देन अगेन दिस इज योर, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, दिस इज योर सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है? ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई है। एंड अगेन जब आप इसको, इसका फर्दर डिवीजन देखोगे, सो दिस इज योर थर्ड ब्रोंक, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई, और आई वुड प्रेफर टू से ब्रोंक्यूल्स। एंड ये फर्दर डिवाइड हो गया किसमें? एल्वियोलाई में। और जब आप एल्वियोलाई को जूम इन करके देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारे एल्वियोलाई हैं जिसके ऊपर इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रही हैं जहां से हमारा जो CO2 और O2 है उसका एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो ये बहुत प्यारी पिक्चर यहाँ पे मिली है मेरे को। सो the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. ठीक है, तो आपके lungs में alveoli present होगा, bronchiole present होगा और bronchi present होगा. We have two lungs which are covered by double layer called pleura with the pleural fluid between them. अब क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये जो लंग है ना, ये बेसिकली दो मैम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मैम्ब्रेन। और ये जो येलो येलो फ्लूइड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, येलो येलो कलर का देख रहे हो, ये क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड है। ये प्लूरल फ्लूइड बेसिकली इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, सो it reduces friction on the lung surface. ठीक, the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining where the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. हमें clearly यहाँ पर visible है।
देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना बच्चों, ये थोरासिक चैम्बर है। ठीक है, ये क्या है? ये थोरासिक चैम्बर है। ठीक, ये थोरैसिक चैम्बर है। एंड इस थोरैसिक चैम्बर की अपन बात करें लंग में, तो ये जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये किसके कांटेक्ट में है? ये लंग्स के कांटेक्ट में है, लंग के कांटेक्ट में है। और ये जो आउटर लेयर देख रहे हो, ये वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो देख रहे हो, ये किसके कांटेक्ट में है? ये थोरैसिक चैम्बर, डायरेक्ट कैविटी थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part. So नाक से स्टार्ट होते हुए हमारे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक? प्राइमरी सॉरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा क्या कंडक्ट करेगा? यहाँ तक, मतलब इधर इस वाले पार्ट तक क्या होता है? ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। एंड उसके बाद हमारे जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होंगे और जो एल्वेलाई होंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दो पार्ट हो गए, एक तो कंडक्टिंग पार्ट और एक तो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में आप क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, और वहीं पे रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में आ जाएगा एल्वेलाई से डक्ट तक। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक। Now, the conducting part of transport the atmospheric air to the alveoli. अब conducting part नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा? ये जो भी आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, उसकी एयर को अंदर लेगा और कंडक्ट करेगा टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी पार्ट तक। ठीक है, टू द एल्वेलाई। और इसी दौरान ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको हटाएगा, एलिमिनेट करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा और टेम्परेचर को हमारे अकॉर्डिंग लेकर आएगा, बॉडी के अकॉर्डिंग लेकर आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन बता रहा है कि क्या फंक्शन है। सो इसका पहला फंक्शन हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा फंक्शन हुआ कि ये क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल्स को। तीसरा फंक्शन हुआ ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को और बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को लेकर आएगा, किसका? एयर का। ठीक। Now, exchange part is the site of actual diffusion of a CO2 and CO2 between the blood and the atmospheric air. So आपके ये जो alveoli है ना, यहाँ पे जो कैपिलरीज दिख रही है ना, इन्हीं पर ही आपका मेन एक्सचेंज होगा। ठीक है, the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. Simple, जैसा कि मैंने बताया। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the rib, and lower side of by the dome shaped diaphragm. So अगर मैं thoracic chamber की बात करूं तो chamber क्या है? बेसिकली closed box जैसे समझ लो इसे। ठीक है, सो अगर अपन बात करें इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इमेजिन करो 3D में। ठीक है, पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अपने आप को इमेजिन करो वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होगी? स्टर्नम प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेटरली आपके रिब्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। एंड नीचे साइड क्या प्रेजेंट होगा? डायफ्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए? यहाँ पर इस तरीके से स्टर्नम प्रेजेंट होगा, पीछे साइड आपकी क्या? डॉर्सली साइड वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर लेटरली रिब्स प्रेजेंट होंगे एंड योर डायफ्राम। ठीक। Now, the anatomical setup of lung in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung or the pulmonary lung cavity. ठीक है, सो कुछ हमारा जो लंग का इस तरीके से सेटअप किया है थोरेक्स में कि वो इसमें जरा सा भी कुछ भी चेंज होगा इसके वॉल्यूम में तो हमारी पल्मोनरी कैविटी में ये रिफ्लेक्ट होगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, अभी जब अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तब वहां पर क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ अब
हमारे मेन पॉइंट्स क्या है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, ठीक है? जिसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हम अंदर साँस अंदर लेंगे, ठीक है? ड्रॉ इन, और जो CO2 रिच जो है एल्वियुलर एयर उसको रिलीज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होगी एल्वियुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है? थर्ड, जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड में। एंड फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू में आपका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का, ठीक है? सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ कहाँ पे, एल्वियुलर मेम्ब्रेन में, फिर ब्लड से कैरी करके ले गए इसको कहाँ पे, टिश्यूज की तरफ, वहां पे ये डिफ्यूजन होगा। देन यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल फॉर अ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट्स द रिलीज ऑफ अ CO2। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम O2 की हेल्प से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके बर्न करके CO2 का रिलीज करते हैं, ठीक है? सो वी विल यूज O2 फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सो आई होप ये वाली पूरी स्लाइड जो है तुम लोगों को समझ में आई होगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। एंड कल वाले चैप्टर या कल वाले वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज गाइस। अगली वीडियो में अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो कि मैं इसी तरीके से रिवाइज करवाती रहूँ एंड एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करती रहूँ, तो यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना चैनल को। थैंक यू सो मच।